देखिए, भारत के एग्रीकल्चर को हम स्टडी कर रहे थे, है ना, भारत की कृषि को हम स्टडी कर रहे थे, और इसके अंतर्गत 2 लेक्चर ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। ठीक है, रबी की फसलें क्या होती है, खरीफ की फसलें क्या होती है, भारत की कृषि को हमने समझा था किस प्रकार की भारत में कृषि है, जीडीपी में कितना योगदान है। इसके अलावा एक एक करके जो भी प्रमुख फसलें हैं उनको भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो दलहनी फसलों तक को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। आज हम तिलहनी फसलों के बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत बचा हुआ टॉपिक है, उसके बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में। ठीक है, वीना सैनी जी, आप थोड़ा सा बताइए, शायद आप नए एडमिशन है या फिर नए एनरोल हुए हैं, है ना, किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और कहाँ से हैं, किस स्टेट से हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक कोई डाउट किसी को किसी क्लास में, ज्योग्राफी में कोई दिक्कत? गुड मॉर्निंग अमरुद जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, वीना जी अपने बारे में बता देंगी जब तक। देखिए, तिलहनी फसलों को पढ़ना था हमें। ठीक है, कल हम दलहनी फसलों तक हमने पढ़ लिया था, तिलहनी फसलों के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि ऐसी फसलें, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। कहाँ से हैं और आप? ठीक है, तिलहनी फसलों के बारे में बच्चों सिंपल सा है, ऑयल सीड्स क्रॉप्स इनको हम बोलते हैं, जिनसे हम तेल की प्राप्ति करते हैं ना। घर में जो आप खाद्यान्न ऑयल यूज करते हैं, खाने के लिए तेल यूज करते हैं, सब्जी में जो तेल डलता है या फिर पूरियां तलने में जो तेल डलता है, तो वो जो तेल प्राप्त होता है हमें तिलहनी फसलों से ही प्राप्त होता है। वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है, जैसे कि सोयाबीन का तेल हो सकता है, ठीक है, मूंगफली का तेल हो सकता है, सूरजमुखी का तेल हो सकता है, अलग अलग प्रकार का सरसों का तेल हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की ये जो फसलें होती हैं, इनको ही हम क्या बोलते हैं, तिलहनी फसलें बोलते हैं। ठीक है, देखिए, तिलहन की खेती देश में ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्षा कम होती है, भूमि की उर्वरक क्षमता भी कमजोर होती है ना। तो जो तिलहन फसलें होती है, इसकी एक विशेषता ये भी होती है कि कम उर्वर भूमि या फिर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसकी जो खेती है या फिर कृषि है वो की जा सकती है। ठीक है, इसके यदि आप प्रोडक्शन की बात करेंगे, इसके उत्पादन की यदि आप बात करेंगे, तो मैंने आपको बताया था दलहन में और तिलहन में, ठीक है, दलहन फसलों में और तिलहन फसलों में दोनों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आता है, सेकंड पर राजस्थान और थर्ड पर महाराष्ट्र। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि तिलहन फसलों में भी सर्वाधिक जो प्रोडक्शन होता है, जैसे तिलहन में बहुत सारी फसलें आती हैं, जैसे कि सोयाबीन हो गया, है ना, सोयाबीन हो गया, ठीक है, मूंगफली हो गया, मूंगफली हो गया, है ना, सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है, तिलहनी फसलें हैं। ठीक है, तो इन सभी तिलहनी फसलों में भी सर्वाधिक जो प्रोडक्शन होता है वो किसका होता है, सोयाबीन का होता है। ठीक है, पूरे भारत में तिलहनी फसलों में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, सोयाबीन का होता है। और सोयाबीन का सर्वाधिक प्रोडक्शन कहां पर होता है, मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश अकेले लगभग 60 से 70% प्रोडक्शन करता है पूरे देश का। ठीक है, इसी कारण से मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी बोला जाता है, आपने पढ़ा होगा, है ना। जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं उनको पता होगा मध्य प्रदेश को सोया स्टेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सोयाबीन का प्रोडक्शन काफी ज्यादा यहाँ पर होता है। ठीक है वीना जी, है ना। चलिए, तो याद रखना है, मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आता है इसमें, राजस्थान का सेकंड नंबर आता है, और महाराष्ट्र का यहाँ पर थर्ड स्थान आता है। ठीक है, सरसों की बात कर लेते हैं, मस्टर्ड की बात कर लेते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्रेसिका कैंपेस्ट्री कैंपेस्ट्रिम। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम है। दोमट मिट्टी इसके लिए थोड़ा सा अच्छी होती है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय टाइप का ये पौधा है या फिर फसल है, सब ट्रॉपिकल क्रॉप है ये। ठीक है, इसके अलावा भारत में सरसों का प्रमुख उत्पादक यदि आप राज्यों की बात करेंगे, तो राजस्थान में सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है, हरियाणा सेकंड नंबर पर है, और उत्तर प्रदेश थर्ड नंबर पर आता है सरसों के प्रोडक्शन में या फिर उत्पादन में ना। राजस्थान का प्रथम नंबर है, हरियाणा सेकंड में है, और उत्तर प्रदेश का थर्ड नंबर आता है। ठीक है, देखिए, जो भी बच्चे नए आते जा रहे हैं, क्योंकि काफी सारे न्यू एडमिशन लगातार होते रहते हैं, ठीक है, तो जो भी नए बच्चे, जैसे कि वीना जी की शायद पहली क्लास है, तो आप इंडियन ज्योग्राफी लगभग हमारी खत्म होने वाली है, कुछ टाइम के बाद हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट होगी। तो इंडियन ज्योग्राफी के सारे लेक्चर पीडीएफ है ना, सारे लेक्चर पीडीएफ, इसके अलावा टेस्ट वगैरह आपको हमारे जो हमारी रूट एप्लीकेशन जहां पर आप अभी इनरोल हैं वहां पर मिल जाएंगे। तो आप सारे लाइन से पढ़ सकते हैं ना, लाइन से ही आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपका पूरा कंप्लीट, यदि कोई भी डाउट होता है उन लेक्चर्स में, तो लाइव क्लास जो हमारा टाइम है ना, 11 से 12 के आसपास हमारा टाइम रहता है क्लास का, तो यहाँ पर आकर के आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो कोई प्रीवियस लेक्चर हो। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए थोड़ा सा आपको अपडेट दे रहा हूँ, आपको थोड़ा सा याद रखना है इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सरसों हो गया, याद रखना है। ठीक है, राजस्थान का प्रथम नंबर आता है इसके प्रोडक्शन में, राजस्थान, हरियाणा,
राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, आगे बात कर लें। आगे है मूंगफली। ठीक है, मूंगफली या फिर जिसको नट्स वगैरह भी बोलते हैं। तो एराकिस हाइपोजिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मत याद करना, क्योंकि सारी फसलों के आपको साइंटिफिक नाम होने वाले भी नहीं है यार। ठीक है, चिकनी प्रकार की जो दोमट मिट्टी होती है, लूमी सॉइल होती है, वो उसके लिए अच्छी मानी जाती है। ये ब्राजील मूल का पौधा है ना, मतलब इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, ब्राजील से हुआ है, तो ब्राजील का पौधा है, आपको याद रखना है। उत्पादक राज्यों की बात यदि आप करेंगे तो गुजरात का यहाँ पर प्रथम स्थान आता है, राजस्थान का सेकंड आता है और तमिलनाडु का थर्ड नंबर पर आता है ना। यहाँ पर बस आपको राज्य याद रख लेना कि मूंगफली किस प्रकार की फसल है। ठीक है, तो तिलहनी फसल है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा राज्य यहाँ पर अव्वल नंबर पर आता है या फिर प्रोडक्शन में प्रथम नंबर पर आता है, तो गुजरात और राजस्थान, दो तीन राज्य आपको याद कर लेने हैं बस, है ना, ज्यादा आपको डिटेल में यहाँ पर नहीं जाना है। सोयाबीन की बात कर लें तो अम्लीय दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, सोयाबीन जो होता है इसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है, आपने सुना ही होगा, है ना, सोयाबीन में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो प्रोटीन और खाद्य तेल उत्तम स्रोत है इसका, और सर्वाधिक जो तेल यूज होता है हमारे भारत में खाने के लिए खाद्यान्न के रूप में, तो वो सोयाबीन का ही होता है। अभी मैंने बताया उसमें प्रोटीन भी अच्छा खासा होता है। ठीक है, इसके बारे में एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि सोयाबीन ऐसी फसल है जो दलहनी भी है, जो दलहनी भी है और प्लस तिलहनी भी है ना, तिलहनी और दलहनी दोनों प्रकार की ये फसल है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसकी आप सब्जी भी खाते होंगे सोयाबीन की, और इससे तेल भी निकाला जाता है। ठीक है, भारत में सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है। ठीक है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 50% है ना। कम ज्यादा ये होता रहता है, कभी 60% भी हो जाता है, कभी 50 भी हो जाता है, कभी और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो लगभग आधा क्षेत्रफल आप बोल सकते हैं, फिर 50% के आसपास अकेले मध्य प्रदेश में ही सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है। विश्व में सोयाबीन का यदि आप उत्पादन की बात करेंगे तो अमेरिका प्रथम नंबर पर आता है, ब्राजील सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है, तो वर्ल्ड स्तर पर अमेरिका यूएसए प्रथम पर है और ब्राजील सेकंड नंबर पर यहाँ पर आता है। ठीक है, तो कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो ये प्रोटीन वाला भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ये आपको याद रखना है। दलहनी और तिलहनी दोनों प्रकार की ये फसल है। ठीक है, इसके अलावा क्या हमने देखा कि मध्य प्रदेश इसके प्रोडक्शन में प्रथम नंबर पर आता है। ठीक है, और ज्यादातर जो खाद्यान्न तेल यूज होता है भारत में वो सोयाबीन का ही होता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान में आते हैं इसके प्रोडक्शन में, तो ये याद रख लेना है, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सनफ्लावर की बात करें तो ये भी एक तिलहनी फसल है। सनफ्लावर का भी आपको तेल मिलता है, जब भी आप कहीं स्टोर वगैरह में जाते होंगे शॉपिंग करने, तो आपको ये भी तेल मिलता होगा। ठीक है, तो दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है, कर्नाटक इसके प्रोडक्शन में प्रथम नंबर पर आता है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या होती है, जो सूरजमुखी की फसल है बच्चों, ये पूरे वर्ष भर इसका प्रोडक्शन किया जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, या फिर इसकी खेती की जाती है, याद रखना है। भारत में सूरजमुखी के प्रमुख उत्पादक राज्यों में कर्नाटक का प्रथम नंबर है, आंध्र प्रदेश का सेकंड है और महाराष्ट्र का थर्ड नंबर आता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, बस आपको याद रखना है बच्चों, राज्य याद रखने हैं प्रोडक्शन में, और उसकी कोई खास विशेषता है तो वो याद रखनी है, बाकी ज्यादा आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ना, उसके साइंटिफिक नाम में आपको नहीं जाना है, मिट्टी में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है ना। मिट्टी तो हमने ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा उससे लग जाएगा। जैसे हम देखेंगे काली मिट्टी कपास के लिए अच्छी होती है, जलोढ़ मिट्टी वाला जो रीजन है वहां पर गेहूं चावल की खेती अच्छी होती है, तो ऐसे आपको याद करना है, हर एक की मिट्टी रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तिल की बात कर लेते हैं, तो तिल में तिल के लिए हल्की दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। भारत विश्व का सर्वाधिक तिल उत्पादक क्षेत्र है, साथ ही भारत में तिल उत्पादन का में पहला स्थान आता है। ठीक है, सर्वाधिक तिल उत्पादन होता है भारत में, आपको याद रखना है। और ओवरऑल यदि आप भारत की बात करेंगे तो विश्व में भी पहला स्थान आता है भारत का, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि तिल के प्रोडक्शन में भारत का कौन सा स्थान है, या फिर विश्व में तिल के उत्पादन विश्व में, मतलब विश्व स्तर पर तिल का प्रोडक्शन सर्वाधिक कौन सा देश करता है, तो भारत ही करता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारत में तिल के प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो गुजरात यहां पर प्रथम आता है, मूंगफली में भी गुजरात प्रथम था। ठीक है, तमिलनाडु सेकंड पर आता है। मैंने आपको बताया था यदि कोई राज्य 2 से 3 फसलों में कॉमन है, ठीक है, जैसे कि हमने मध्य प्रदेश को देखा, यहाँ गुजरात को देखा हमने, तिल में और मूंगफली में है। ठीक है, तिल में है और मूंगफली में, तो इसकी आप अलग से लिस्ट बनाते जाइए, तो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, कोई भी राज्य यदि 2 से 3 फसलों में अव्वल है, जैसे कि हमने मध्य प्रदेश को देखा, उसके पहले उत्तर प्रदेश को देखा, है ना, अभी आप पश्चिम बंगाल को भी देखोगे तो जूट में भी वो प्रथम नंबर पर आता है। इसके अलावा चावल धान की खेती में भी प्रथम नंबर पर आता है। पश्चिम बंगाल हरियाणा पर हेक्टेयर के हिसाब से अव्वल आते हैं। तो ऐसी आपको एक लिस्ट बनानी है राज्य के हिसाब से, कैसी, एक बार बता देता हूं मैं आपको। जैसे देखिए, मध्य प्रदेश लिख लिया है ना, मध्य प्रदेश किस किस में प्रथम नंबर पर आता है, जैसे कि आपने यहां पर लिख लिया दलहन, ठीक है, और तिलहन, ये लिख लिया आपने। ठीक है, इसके अलावा सोयाबीन भी अलग से लिख सकते हो। ठीक है, सोयाबीन भी आपने लिख लिया। ठीक है, ये हो गया।
फिर आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर आपने यूपी लिख लिया। यूपी किस किस में आता है, गेहूं में आता है, ठीक है। आलू के प्रोडक्शन में प्रथम नंबर पर आता है, गन्ने में प्रथम नंबर पे आता है, और एक आध फसल और थी, है ना, उसमें आता है। ओवरऑल खाद्यान्न, कुल खाद्यान्न, ओवरऑल खाद्यान्न में भी ये प्रथम नंबर पर आता है। ऐसी आपने लिस्ट बना ली, ठीक है। फिर मान लो आपने अभी हमने गुजरात देखा, है ना, तो गुजरात राज्य आपने यहाँ पर लिखा, तो ये तिल के प्रोडक्शन में प्रथम है, मूंगफली में प्रथम है, और भी आपको एक दो चीजें कुछ मिल जाएंगी, ठीक है। फिर आपने वेस्ट बंगाल लिख लिया, ठीक है, तो चावल में, धान में प्रथम है ये। इसके अलावा जूट में के उत्पादन में प्रथम है। तो ऐसी आप बच्चों लिस्ट बनाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा याद करना, है ना। ऐसे अलग अलग आपको रटना नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों, मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। अब हम बात कर लेते हैं रेशेदार फसलों की, है ना, जिसमें रेशे वगैरह होते हैं, जैसे कि कपास हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है। तो कपास के बारे में ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है कि कपास कौन सी मिट्टी में होता है, ब्लैक सॉइल में होता है। ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है, ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से पढ़ करके आया है, ठीक है। तो देख लेते हैं चलिए कॉटन के बारे में। तो गैसीपियम इसका साइंटिफिक नाम है। भारी काली दोमट मिट्टी या फिर लाल काली मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है ना, मतलब भारी काली दोमट मिट्टी, मतलब काली मिट्टी के भी आप अंदर जाएंगे तो उसके भी टाइप होते हैं, लेकिन हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। मोटा मोटा आपको याद रखना है कि काली मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है कपास कॉटन की फसल के लिए, ठीक है। जो कपास है बच्चों, ये मालवेसी कुल का पौधा है ना। इसका जो ओरिजिन है या फिर इसका कुल है जो, वो कौन सा है, मालवेसी कुल है, फैमिली का नाम है ये, आपको याद रखना है। और ये एक उष्ण कटिबंधीय या फिर ट्रॉपिकल प्लांट है ना। काली मिट्टी की सबसे अच्छी मानी जाती है इसके लिए, इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। मतलब कॉटन को काली मिट्टी इतनी ज्यादा पसंद है, इतना अच्छा प्रोडक्शन होता है कि इसका नाम ही पड़ गया है काली मिट्टी को कपास, मतलब काली मिट्टी का नाम ही कपासी मिट्टी पड़ गया। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में भी यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र में कपास को श्वेत स्वर्ण और सफेद सोने के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, व्हाइट गोल्ड के नाम से किसको जानते हैं, सफेद सोने के नाम से किसको जानते हैं। तो किसको जानते हैं बच्चों, कपास को सफेद सोने के नाम से जानते हैं, ठीक है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्यों की बात करें तो गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र और तेलंगाना। देखिए अब गुजरात में तीन फसलें हो गई, ठीक है, कपास हो गया, है ना, तिल हो गया और मूंगफली हो गया, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कपास के प्रोडक्शन में भी गुजरात प्रथम नंबर पर है, महाराष्ट्र सेकंड पर है और तेलंगाना थर्ड नंबर पर आता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, जनरल से पॉइंट है। इसके अलावा विश्व में कपास की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में ही पाया जाता है, मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल में भारत में ही खेती की जाती है कपास की। श्यामली, सुविन, सुजाता, ये कुछ प्रमुख किस्में हैं कपास की, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना। सुजाता गेहूं की भी किस्म है, तो कई कई आपको कॉमन भी मिलेगी, ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा देख लेना। जरूरी नहीं है कि मान लो पूछा जाए एग्जाम में कि सुजाता किस्म की है, किसकी किस्म है, तो उसमें गेहूं भी ऑप्शन में रहे और कपास भी रहे, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। दोनों में से एक ही ऑप्शन में होगा। तो याद रखना ये गेहूं की भी किस्म है और कपास की भी किस्म है, ठीक है। यहाँ पर कुछ फैक्ट लिखे हैं। विश्व में कपास के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, जबकि भारत का सेकंड स्थान आता है। जबकि कपास के पौधे की जो जन्मस्थली है या फिर ओरिजिन है वो भारत ही है, ठीक है। सर्वप्रथम ऋग्वेद और मनुस्मृति में कपास के धागे का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो याद रखना है कपास के बारे में आपसे राज्य पूछ सकता है, कौन सी मिट्टी अच्छी हो सकती है ये पूछ सकता है, ठीक है। बस मोटे मोटे 2-3-4 फैक्ट ही आपको याद रखने, क्योंकि इतनी सारी फसलें हैं, बस आपको बेसिक बेसिक पॉइंट ही बच्चों याद कर रखते चलना है, ज्यादा डिटेल में अंदर आपको नहीं जाना है, ठीक है। जूट की बात कर लें तो जूट आपको जानते होंगे बहुत सारी चीजें बनाने में काम आता है। चटाई वगैरह हो गई, है ना, और डेकोरेशन वाले उपकरण वगैरह हो गए, बहुत सारी चीजें बनाने में काम आता है। इसका साइंटिफिक नाम देख लीजिए, दोमट और नदियों की जो कछारी मिट्टी होती है ना, कछारी मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा ये भी उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल प्लांट है। प्रोडक्शन की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल प्रथम पर है, बिहार सेकंड पर है और असम, है ना, जो डेल्टाई रीजन है ये वाला,
बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल इसका अच्छा खासा प्रोडक्शन करते हैं। भारत का ओवरऑल प्रथम नंबर आता है जूट के प्रोडक्शन में, जबकि बांग्लादेश सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है, तो ये वाला रीजन जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाला, तो ये जूट के उत्पादन के लिए जो डेल्टाई क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र का, यहाँ पर जूट का, पटसन का काफी ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, जबकि बांग्लादेश का दूसरा स्थान है, चीन का यहाँ पर थर्ड स्थान देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चाय की बात कर लेते हैं, टी की बात कर लेते हैं। तो गहरी दोमट मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है। मैंने आपको बताया था लेटेराइट मिट्टी कैसी होती है अम्लीय मिट्टी होती है। अम्लीय मिट्टी कहाँ होती है? जहां पर ज्यादा पानी, ज्यादा वर्षा होती है ना। और लेटेराइट मिट्टी को कौन सी, सॉरी, चाय की फसल जो होती है वो अम्लीय मिट्टी में ही होती है, लेटेराइट मिट्टी में ही देखने को मिलती है। ठीक है, मिट्टियों वाला लेक्चर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। भारत में चाय की व्यापारिक स्तर पर कृषि सर्वप्रथम 1834 में असम से प्रारंभ की गई थी। और ये इसका जो मूल है, ओरिजिन है, वो कौन सा है? चीन देश है। ठीक है, इसका मूल स्थान क्या है? चीन है। और सबसे पहले 1834 से असम से इसकी खेती की गई थी। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय झाड़ीदार पौधा है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय भी है, उपोष्ण कटिबंधीय भी है। भारत में चाय उत्पादन में दो प्रमुख क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र घाटी और सूरमा घाटी, है ना। मतलब ये दोनों आपको असम रीजन में ही देखने को मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास वाला क्षेत्र, और वहां पर ही आपको सूरमा घाटी भी देखने को मिलेगी असम रीजन में। तो ये दोनों जो क्षेत्र है ये चाय के प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा नगदी फसलों में भारत को चाय के निर्यात में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो हम चाय बच्चों एक्सपोर्ट करते हैं काफी अच्छी क्वालिटी की, दार्जिलिंग जैसे आपको देखा, आप जानते होंगे दार्जिलिंग की चाय, है ना, जिसको पहला जीआई टैग भी मिला था 2004 में। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय मानी जाती है जो भारत में होती है। तो इसका हम बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करते हैं, विदेशों को भेजते भी हैं। ठीक है, तो इससे हमें काफी ज्यादा विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। ठीक है, काफी ज्यादा हम इसका निर्यात करते हैं। इसलिए प्रोडक्शन की बात करें तो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, मतलब कम क्षेत्रफल पर ज्यादा प्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, ये चार राज्य क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये वही लिखा है। विश्व में प्रमुख चाय निर्यातक देश क्रमशः यदि विश्व लेवल पर आप जाएंगे तो केन्या, चीन, श्रीलंका और भारत आते हैं। ठीक है, निर्यात एक्सपोर्ट की यदि आप बात करेंगे वैश्विक स्तर पर तो केन्या का प्रथम स्थान है, चीन का सेकंड स्थान है, श्रीलंका और भारत क्रमशः आते हैं। इसके अलावा चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। यदि आप थकावट में है ना, थकावट, यदि आपको बहुत ज्यादा थकान होती है और आप चाय पी ले, ठीक है, तो उसमें जो ये कैफीन और टैनिन वगैरह पाया जाता है तो ये आपकी थकान को दूर कर देता है। ऐसा बोलते हैं ना कि थकान के लिए चाय पीनी चाहिए, है ना। थकान हो तो चाय पी लो और नींद आ रही हो तो कॉफी पी लो। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारे इंडिया में चलती भी हैं। चाय की प्रमुख किस्मों की बात करें तो चीनी, असमी, ग्रीन गोल्ड, ये सभी कुछ प्रमुख चाय की किस्में हैं, तो आप देख लेना। ठीक है, देखो जो भी बच्चे नए देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जो टॉपिक है ना, मैक्सिमम टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आज तीसरी क्लास है एग्रीकल्चर में। मैक्सिमम यहाँ पर फैक्ट है तो इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ठीक है, फैक्ट फैक्ट है, बस मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि कुछ चीजें बीच बीच में समझाने की आ जाती है तो मैं आपको समझा दूंगा। बाकी ज्यादातर आपको यहाँ पर फैक्ट है, इसलिए फटाफट हम इसको कवर करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा है। ये एग्रीकल्चर वाले बहुत सारी फसलें होती है ना, तो इनको हमें ज्यादातर आपको यहाँ पर फैक्ट है कि प्रोडक्शन में कौन सा राज्य प्रथम है, कौन सी मिट्टी अच्छी है, ये दो तीन चार ही बेसिक पॉइंट रहते हैं। तो यहाँ पर समझाने वाली चीजें थोड़ा सा कम है, इसलिए हम इसको फटाफट यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो जो भी नए बच्चे हैं, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, कि ये इतनी जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ा इसलिए जल्दी जल्दी रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक फटाक से यहाँ पर एंड हो जाए, क्योंकि ये पढ़ने वाला ही है ना, याद करने वाली चीजें ही है। जो समझने वाली चीजें होंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। विश्व में चाय के उत्पादन में चीन का पहला स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है और केन्या का तीसरा स्थान आता है। तो ये बात भी आपको याद रख लेना। ठीक है, कॉफी की बात कर लें तो इसकी खेती उष्ण और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में होती है। कर्नाटक राज्य कॉफी के उत्पादन में प्रथम नंबर पर आता है। ठीक है, कॉफी जो कॉफी होती है इसमें क्या पाया जाता है? कैफीन। ठीक है, यदि आपको नींद आ रही है तो आप कॉफी पी लो, तो उसमें जो कैफीन पाया जाता है आपकी नींद को भगा देगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। यह भारत में पहली बार बाबा बूदन की पहाड़ियां, कर्नाटक, ये ऑलरेडी हम पढ़ करके आए हैं, बाबा बूदन की पहाड़ियां, है ना। लौह अयस्क के लिए भी जाना जाता है ये, है ना। लौह अयस्क का भी प्रोडक्शन यहाँ से किया जाता है। ठीक है, बाबा बूदन की पहाड़ियों से। तो यहाँ पर ही पहली बार भारत में कॉफी का पौधा रोपा गया था। ठीक है,
दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे बात कर लें। कॉफी के सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो कर्नाटक राज्य का एकाधिकार ही है, लगभग 70% अकेले कर्नाटक राज्य ही कॉफी का प्रोडक्शन करता है, जबकि सेकंड नंबर पर केरल और थर्ड नंबर पर यहां पर तमिलनाडु राज्य आता है। ठीक है, क्लियर है। तो याद रखना है कर्नाटक के यहाँ पर लगभग एक छत्र राज्य है, जैसा कि हमने मध्य प्रदेश में सोयाबीन का राज देखा था, वैसे ही कर्नाटक में कॉफी का राज है। ठीक है, इसके अलावा भारत में विश्व के कुल कॉफी उत्पादन का लगभग 3.73% ही होता है ना, लेकिन ओवरऑल यदि आप विश्व से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कॉफी का भारत में देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही कम प्रोडक्शन हम करते हैं। 3.73% ही हम इसका प्रोडक्शन करते हैं। भारत में अधिकतर जो कॉफी का प्रोडक्शन होता है तो वो उच्च क्वालिटी की जो कॉफी होती है, जिसको हम बोलते हैं अरेबिका कॉफी। ठीक है, तो हाई क्वालिटी कॉफी का प्रोडक्शन हमारे यहाँ देखने को मिलता है, अरेबिका कॉफी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके अलावा इसकी कुछ किस्मों की बात करें तो इसकी किस्में इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका, ये इसकी कुछ किस्में हैं। ठीक है, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका, ये कॉफी की कुछ प्रमुख किस्में हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विश्व में कॉफी के उत्पादन में ब्राजील का पहला स्थान है, वियतनाम का दूसरा है। ठीक है, याद रखना है। और इंडोनेशिया का तीसरा स्थान आता है कॉफी के प्रोडक्शन या फिर उत्पादन में। ठीक है, रबर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था कि सदाबहार वन जो होते हैं, एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं, वहां पर आपको रबर देखने को मिलती है, रबर का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा उष्णकटिबंधीय पौधा है जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, विषुवत रेखीय के क्षेत्र के आसपास आपको पता है कि सदाबहार वन पाए जाते हैं, वहां पर ही आपको रबर का भी उत्पादन देखने को मिलता है, रबर देखने को मिलती है। ठीक है, अमेजन नदी घाटी का एक पौधा है रबर। ठीक है, ये जो पौधा होता है रबर का, उसका जो दूध होता है, उससे जो दूध निकलता है उसको हम बोलते हैं लेटेक्स। ठीक है, लेटेक्स उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो उससे ही बच्चों रबर बनाई जाती है, लेटेक्स से। ठीक है, याद रखना है आपको। ये देखिए, रबर को वृक्ष के पत्ते के दूध लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसको जो बनाया जाता है प्राकृतिक रूप से, तो उसके वृक्ष के पत्ते से जो लेटेक्स निकलता है उससे ही इसको बनाया जाता है। भारत में रबर के उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है भारत का नाम, और भारत में केरल राज्य का प्रथम नंबर पर आता है। ठीक है, भारत में जो केरल राज्य है वो रबर के प्रोडक्शन में प्रथम नंबर पर आता है। ठीक है, त्रिपुरा सेकंड पर आता है और तमिलनाडु थर्ड नंबर पर आता है। विश्व में रबर के उत्पादन में ब्राजील का पहला स्थान है और थाईलैंड का दूसरा स्थान आता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, जनरल से पॉइंट है। ठीक है, अब बच्चों ये हमारा जो प्रमुख प्रमुख फसलें थी सारी हमने डिस्कस कर ली, कोई भी फसल हमने छोड़ी नहीं है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो आपको पढ़ना पड़ेंगे। अब ये कुछ प्रमुख मुख्यालय हैं। ठीक है, कृषि के संबंध में जैसे दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, आपको नोट्स में चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर पढ़ूंगा नहीं, आप सब पढ़ लेना, आपको नोट्स में पीडीएफ में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम सिंचाई के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। ठीक है, कृषि हमने डिस्कस कर ली, थोड़ा सा हम सिंचाई को भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है आपको पता ही है। ठीक है, क्योंकि जो भारत में मानसून है ना, वो कोई निश्चित नहीं होता। आप देखेंगे कभी जून में आ जाएगा, कभी जुलाई में आ जाएगा। ठीक है, कोई फिक्स नहीं होता, पर्टिकुलर कोई डेट नहीं कि आ ही जाएगा। डेट बता दी जाती है कि अब तक आ जाएगा, लेकिन वो भी कोई निश्चित नहीं होता, हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है मानसून को लेकर के, वर्षा को लेकर के। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, जो भारत की कृषि है इसको जुआ बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि जो ग्रीष्मकालीन वाली जो फसलें होती हैं वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट होती हैं वर्षा पर, मानसून पर। ठीक है, तो मानसून यदि नहीं होगा तो फसलों को इंपैक्ट पड़ेगा, सीधा सा बात है। तो इस कारण से मानसून का जुआ कहा जाता है भारतीय कृषि को, आपको याद रखना है। ठीक है, वर्षा पर निर्भर रहने के कारण कृषि में सदैव अनिश्चितता तथा अस्थिरता बनी रहती है, जिसे ध्यान में रखकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही भारत में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार
पर ध्यान दिया गया। भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो नहर, कुएं, नलकूप और तालाब, ये सभी कुछ प्रमुख सोर्स हैं भारत में कृषि के। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो मोटा मोटा 3 भागों में सिंचाई परियोजनाओं को बांटा गया है। ठीक है, एक होती है लघु सिंचाई परियोजनाएं। ठीक है, क्या होती है लघु सिंचाई परियोजनाएं, तो 200 हेक्टेयर, ठीक है, 200 हेक्टेयर तक की भूमि जो होती है, ठीक है, इसमें जो सिंचाई की परियोजनाएं चलाई जाती है, इनको हम बोलते हैं लघु या फिर स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट या फिर लघु सिंचाई परियोजना। ठीक है, तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि लघु परियोजनाओं के अंतर्गत, लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत या फिर स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितना क्षेत्र लिया जाता है, तो 2000 हेक्टेयर। ठीक है, लगभग 2.4 समथिंग एकड़ आता है, एकड़ होता है 1 हेक्टेयर में, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2000 हेक्टेयर तक की जो भूमि होती है वो लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत आती है। मध्यम की यदि हम बच्चों बात करें तो 2000 से लेकर के ठीक है, 2000 से अधिक, लेकिन 10,000 तक या फिर 2000 से 10,000 तक आप ऐसा बोल सकते हैं हेक्टेयर की जो भूमि होती है वो मध्यम या फिर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है। जबकि बृहद सिंचाई परियोजनाओं की यदि हम बात करेंगे तो 10,000 से अधिक या फिर 10,000 हेक्टेयर से अधिक की जो भूमि होती है वो वृहद या फिर लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है। यहां से बस आपको इतना याद रखना है कि 2000 तक लघु है, 2000 से 10,000 मध्यम है और 10,000 से अधिक क्या है, लार्ज या फिर जो बड़े सिंचाई क्षेत्र हैं वो आते हैं। ठीक है, 1 हेक्टेयर में लगभग 2.47, ये देख लीजिए लगभग ढाई आप बोल सकते हैं, 2.47 हेक्टेयर होता है 1 हेक्टेयर में, 2.47 एकड़ होता है। तो ये बात भी आपको याद रखना, क्योंकि नॉर्मली भारत में जो किसान वगैरह हम लोग जो शब्द यूज करते हैं वो एकड़ ही करते हैं ना, लेकिन जो सरकार के काम चलते हैं वो हेक्टेयर में चलते हैं, आपको याद रखना। ठीक है, तो 2.47 एकड़ होता है 1 हेक्टेयर में, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट है जो ऑलरेडी हम पढ़ करके आए हैं, कि जैसे कि सबसे प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, सबसे अधिक फसल कौन सी बोई जाती है, तो ये बेसिक से पॉइंट ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप देख लेना। ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये वही चीजें लिखी हुई है। ठीक है, ये कुछ कृषि विधियां हैं, सेरिकल्चर क्या होता है, एपीकल्चर, पीसी कल्चर, फ्लोरिकल्चर, वीटिकल्चर, ठीक है, ये सभी लिखी हुई हैं। यहाँ से एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब कौन सी फसल में कौन कौन से राज्य प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा और पंचम नंबर पर आते हैं, तो ये फसलों के हिसाब से राज्य भी यहाँ पर लिखे हैं, आप देख लेना, पढ़ लेना, नोट्स में आपको मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर लग जाएगा। अब हम इसका जो एग्रीकल्चर अभी तक हमने पढ़ा है, इसका थोड़ा सा हम टेस्ट भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्रदीप कुमार जी। हाँ प्रदीप जी बताइए, कोई डाउट है क्या आपको? हेलो प्रदीप जी। ठीक है, प्रदीप जी भी शायद, इनकी भी पहली क्लास है। ठीक है, देखिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि काफी बच्चे नए एनरोलमेंट होते जा रहे हैं, तो लगभग इंडियन ज्योग्राफी हमने खत्म कर ली है। ठीक है, एग्रीकल्चर वाला टॉपिक हमने एंड कर लिया है। एक दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, जैसे कि आप देखेंगे परिवहन वाला टॉपिक एक छोटा सा बच्चा है। बाकी मैक्सिमम टॉपिक जो है वो ऐसे हैं कि आप खुद से पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं। बाकी जो समझाने वाले टॉपिक थे, कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक थे, हमने सारे कर लिए हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ लेना। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, उसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, जलवायु वाला जो टॉपिक बचा हुआ है वो क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी नए बच्चे हैं पैनिक ना करें, सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। यदि कोई भी डाउट होता है तो फिर लाइव क्लास में आकर के आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने सारे लेक्चर कवर किए हैं, आप पढ़ सकते हैं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, यहाँ पर हम एग्रीकल्चर का टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए। प्रदीप कुमार जी बताइए, कोई डाउट है आपको? आप भी शायद पहली क्लास है आपकी, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा आप कमेंट में बताइए, मुझे चैट बॉक्स में बताइए किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कहां से हैं आप। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है ना। वीना जी आप भी आंसर देते जाइए, आपकी भले ही शायद पहली क्लास है, लेकिन कोशिश करना है आपको आंसर दो। आप सारे लेक्चर देख लेना, फिर आपसे भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेंगे। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? मिश्रित कृषि या फिर मिक्स्ड फार्मिंग इसको हम बोलते हैं ना, मिक्स्ड फार्मिंग इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो भारत में मैक्सिमम, मैंने आपको बताया था, भारत में मुख्य रूप से जो कृषि होती है वो मिक्स्ड फार्मिंग हुई होती है या फिर कृषि मिश्रित कृषि ही होती है। ठीक है, अलीगढ़ से हैं, एसएससी सीजीएल की कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप भी शायद अभी नए एनरोल हुए हैं, आप सारे लेक्चर देख लेना, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी, है ना। जब पशुपालन के साथ साथ कृषि की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड कृषि
बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं, या फिर मिश्रित कृषि बोलते हैं। मैंने आपको बताया था भारत में जो कृषि की जाती है वो मिश्रित कृषि ही की जाती है ना। मतलब यहाँ के जो किसान है कृषि तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन मतलब आप देखेंगे दूध की आवश्यकता के लिए या फिर अन्य कारणों के कारण गाय, भैंस, बकरियां, ये आपको जरूर देखने को मिलेंगे हमारे यहाँ के जो किसान होते हैं। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग या फिर मिश्रित कृषि इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से गहरा संबंध किसका रहा है? देखिए यूपी पीसीएस 2019, ये एसएससी 2015 में आया है, ये यूपी पीसीएस 2019 में आया है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। ठीक है, कब लाई गई थी हरित क्रांति? 1967 और 68 के आसपास ये हरित क्रांति लाई गई थी। सॉरी 66 67 लाई गई थी ना। ठीक है, तो इससे एम एस स्वामीनाथन का गहरा संबंध है। सबसे अच्छा इंपैक्ट किसमें देखने को मिला था? गेहूं की फसल में, गेहूं और फिर चावल, इन दोनों फसलों में ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे अच्छा इंपैक्ट देखने को मिला था। इसके अलावा सबसे नेगेटिव इंपैक्ट कहां देखने को मिला था? दलहनी। ठीक है, दलहनी फसलों में नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, निम्न राज्यों में से किसको छोड़ करके सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक पाया जाता है? ठीक है, राज्य दिए गए हैं, तो किस राज्य में सबसे कम कृषि भूमि है? आप अंदाज से भी आंसर दे सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये 2015 में। और अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? सिंपल से क्वेश्चन है, जल्दी आंसर दो फटाफट। डी है ना। देखिए अब इसमें ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन एक जनरल सी बात है ना। पंजाब तो हमने पढ़कर ही आया है, उत्तर के विशाल मैदान में पर हेक्टेयर में बहुत अच्छी कृषि करता है पंजाब, हरियाणा, है ना। हरियाणा भी करता ही है पर हेक्टेयर में। उत्तर प्रदेश भी उत्तर के विशाल मैदान में बहुत सारी फसलों में प्रथम नंबर पर आता है। जबकि सिक्किम जो है एक पर्वतीय नगर है, आपको पता होगा कि पूरा हिमालय में बसा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पर कृषि की जो भूमि है वो बहुत कम है ना, ज्यादातर पर्वतीय कृषि देखने को मिलेगी। तो सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये, है ना, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो हमने यहाँ पर पढ़ा नहीं है उसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे। बहुत सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड होती है, तो आपको अपना कॉमन सेंस यूज कर करके आंसर देना है। चलिए फोर्थ का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? 15, है ना। ये भी हमने पढ़ा है, भारत को 15 जलवायु कृषि क्षेत्रों में बांटा गया। देखिए एमपी पीएससी जैसे बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है या फिर आया है। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनको भी आंसर देना है। ठीक है, वीना जी आप भी कोशिश कीजिए आंसर देने की, भले ही आपने नहीं पढ़ा है, गलत भी देंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है, ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपके आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 आवर जीएस लेना है, तो 100 आवर जीएस में आप फ्लैट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत
के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है प्रति हेक्टेयर में? ठीक है, पर हेक्टेयर में राइस का, ठीक है, राइस का प्रोडक्शन पर हेक्टेयर में कौन सर्वाधिक करता है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब। और अगला है, नॉर्मन अर्नेस्ट वॉरलॉक को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, यह किस देश से संबंधित है? बताओ। डी है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी। ठीक है, मैंने आपको बताया था पर हेक्टेयर के हिसाब से, चाहे आप गेहूं की बात कर लें, ठीक है, या फिर चावल की बात कर लें। ठीक है, तो यहां पर आपको दो राज्य देखने को मिलेंगे, एक तो पंजाब और एक तो आपको हरियाणा, एक तो आपको हरियाणा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दो राज्य आपको पर हेक्टेयर मतलब कम क्षेत्रफल पर ज्यादा प्रोडक्शन करने वाले राज्य, ठीक है, ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, नॉर्मन ऑर्नेस्ट वॉरलॉक हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, इनका संबंध किस देश से है? ये किस देश से संबंधित है? देखिए आया हुआ क्वेश्चन है यूपी पीसीएस में, है ना। इनका संबंध बच्चों यूएसए से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से है। इनको क्या बोला जाता है? विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं नॉर्मन वॉरलॉक। ठीक है, बी नहीं होगा, इसका बी नहीं होगा, ए आंसर सही होगा। यूएसए से इनका संबंध है। ठीक है, मैक्सिको से तो मैंने आपको ये बताया था कि जो गेहूं की फसल के लिए जो बीज लाया गया था वो मैक्सिको से मंगवाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए सूची दी गई है दो, इनको आपको सुमेलित करना है। खाद्य उत्पादन, ठीक है, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन या फिर उर्वरक। बताओ फटाक से आंसर। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, एमपीपीएससी 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ। आप बच्चों कोई भी टॉपिक पढ़ें, एग्रीकल्चर पढ़ें, है ना, वन संसाधन पढ़ें, भारत का सामान्य परिचय करें, कम से कम उस टॉपिक से रिलेटेड 100 क्वेश्चन जरूर लगाएं, है ना, कम से कम 100 क्वेश्चन जरूर लगाएं। ठीक है, मान लो आपने भारत का सामान्य परिचय पढ़ा, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पढ़ा, तो उससे रिलेटेड चाहे आप कहीं से भी क्वेश्चन लाएं, कुछ टेस्ट तो आपको हमारे पास मिल ही जाएंगे, लेकिन ज्यादातर कोशिश करना है कम से कम उस टॉपिक से रिलेटेड 100 क्वेश्चन लगाएं। और 100 क्वेश्चन कैसे लगाना है मैं तरीका ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एक क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन कवर करने हैं, तो ऐसे आपको लगभग एक टॉपिक से 300-400 क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता उस टॉपिक से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। क्या बता रहे भैया? ए है ना, चलो इसको मैच कर लेते हैं। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, है ना, तो हरित क्रांति से संबंधित है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति इसको हम बोलते हैं, मछली को नीली क्रांति बोलते हैं। मछली मत्स्य पालन को नीली क्रांति ऐसे आप याद कर सकते हैं कि मछली जब जैसे मर जाती है तो वो नीली पड़ जाती है ना, कोई भी इंसान जब मरता है तो नीला पड़ जाता है ना, ऐसा बोला जाता है। तो याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं कि मछली जैसे मर जाती है तो नीली पड़ जाती है, तो इससे संबंधित क्रांति कौन सी है? नीली क्रांति, है ना। और दुग्ध का तो आपको पता है व्हाइट होता है, श्वेत होता है, तो श्वेत क्रांति हो गई। खाद्यान्न तो हमने पढ़ा ही है, हरित क्रांति। उर्वरक क्या हो गया? भूरी क्रांति। उर्वरक कैसे होते हैं? भूरे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक, ठीक है, 3-2, 1-3-2-4, ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ए आंसर ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहां से बच्चों बहुत क्वेश्चन आते हैं क्रांति वगैरह से, है ना, या फिर स्टडी ऑफ डिफरेंट चीजों की जो स्टडी होती है, यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है ये। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं है? बताओ, सिंपल सा है, अभी हमने डिस्कस किया, बताइए। बहुत बढ़िया वीना जी, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, है ना। देखिए व्हाइट श्वेत क्रांति या फिर सफेद क्रांति दूध से, दुग्ध उत्पादन से है, मिल्क प्रोडक्शन से है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, या फिर हरित क्रांति बोल लीजिए, अनाज से संबंधित है। सुनहरी क्रांति उद्यान से है, जबकि नीली अभी मैंने बताया मछली से है ना, मछली से है नीली क्रांति। ठीक है, मुर्गी पालन से नहीं है। ठीक है, चलो अगला है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति कपास, लहसुन, अंगूर, प्याज और झींगा मछली। जल्दी बताओ। आरआरबी 2018 में बच्चों ये आया हुआ क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति।
बिल्कुल सही। वीना जी, अमरुद जी, सोनू जी, बिल्कुल सही आंसर है, डी हो जाएगा। प्याज और झींगा मछली के प्रोडक्शन से संबंधित है गुलाबी क्रांति, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला बताओ, इंद्रधनुषी क्रांति, ठीक है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो ये 7 अलग अलग रंगों की क्रांति से संबंधित है इंद्रधनुषी क्रांति। तो इसका आंसर मैं ही बता देता हूं, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, 3 हो जाती है इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत, ठीक है। मतलब 7 रंगों से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला बताओ, जया, पद्मा, कृष्णा, देखिए ये यूपीपीसीएस में आया हुआ है। ये अलग अलग किस्में हैं, तो ये किसकी किस्में हैं बताइए? धान की हैं, गेहूं की हैं, जौ की है, या फिर मक्का की हैं? बताइए। मैंने बोला था ना कि जो भी किस्में होती हैं मेन मेन फसलों की, तो आपको याद करना ही है। गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ठीक है, बढ़िया है, ये आंसर सही हो जाएगा, धान, है ना। मैंने आपको बताया था चावल की ये किस्में हैं, जया, पद्मा, कृष्णा, और भी बहुत सारी किस्में हैं, तो ये आपको याद कर जाना है, ये धान की हैं। और गेहूं वगैरह की मैंने आपको पढ़ा रखी है, तो वो आप याद कर लेना, ठीक है। भारत में कृषि को समझा जाता है, एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में जो कृषि की जाती है, इसको क्या समझा जाता है? एक व्यवसाय, व्यापार, उद्योग, या फिर जीविकोपार्जन का साधन, है ना, मतलब जीवन निर्वाह करने का साधन, क्या समझा जाता है? बताओ जल्दी से। है ना। भारत में जो कृषि है बच्चों, इसको जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। आज आज भी बहुत सारे किसान ऐसे खेती करते हैं कि खुद का गुजारा हो जाए घर का, ठीक है, तो उससे काम चल जाए, हमारा खाने पीने का काम चल जाए, तो आज भी इसको जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये अगला है, रवि की फसलें कब बोई जाती हैं? एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ रवि की फसलें कब बोई जाती है? सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आते हैं, है ना। देखिए आपका जो बच्चों पेपर आएगा ना, तो भले ही आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आपको बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे, आपको सिंपल क्वेश्चन ही मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन टफ रहेंगे, कुछ क्वेश्चन सिंपल मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। तो आपको हर एक चीज को ध्यान में रख करके पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सिंपल क्वेश्चन कि रवि की फसल कब बोई जाती है, ये आएगा नहीं क्वेश्चन, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में रवि की फसलें बोई जाती हैं, शीत ऋतु की ये फसल होती है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला बता दो, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? निम्न में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? बताओ जल्दी से। खरीफ की फसलें हैं। बताओ आंसर, बताओ जल्दी से। ठीक है, देखो गेहूं तो इससे हट ही जाएगा बच्चों, है ना। गेहूं तो है नहीं इसमें, ठीक है। गेहूं क्योंकि रवि की है, तो 4 ये ऑप्शन तो हट ही गए, ठीक है। धान तो है ही, तो 3 तो रहेगा ही, ठीक है। मूंगफली और कपास, मूंगफली, कपास, ठीक है, कपास, मूंगफली, 1 2 और 3, मेरे हिसाब से सी आंसर इसका सही होना चाहिए, है ना। और एक बार थोड़ा सा आप चेक कर लेना इसको, है ना। रवि खरीफ में मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं कई बार, तो 1 2 और 3 सही होना चाहिए। बाकी आप एक बार चेक कर लेना इसको, है ना, क्रॉस चेक जरूर कर लेना आप इसको, ठीक है। चलो, अगला बताओ, निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक देशों की दृष्टि से सही है? ठीक है। और यहां पर अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? कॉटन का, कपास का।
चलो ये 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। किसका बोल रहा है भैया? गेहूं का बोल रहा है। ऑलरेडी हम पढ़ करके आए हैं गेहूं, है ना। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश आता है, इसको हटा दो। पंजाब प्रथम पर है, इसको भी हटा दो। बचे ये दो, तो उत्तर प्रदेश पहले पर है, ठीक है। पंजाब हरियाणा यही आ जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। अब देखिए उत्तर प्रदेश तो हमेशा प्रथम पर रहता है, कई बार मध्य प्रदेश भी सेकंड पर आ जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाले थोड़ा सा देख के चलना है ना, ऊपर नीचे ये हो जाते हैं। बाकी ऑप्शन के हिसाब से तो ये सही होगा। 16वें का आंसर दो। क्या बोल रहा है भैया? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम प्रोडक्शन करता है? कपास का, है ना। गंगा क्षेत्रीय पश्चिम बंगाल, ये तो नहीं होगा। पश्चिमी भारत, पश्चिमी भारत, पश्चिमी, है ना, ठीक है। दक्षिणी भारत। मेरे हिसाब से बच्चों इसका आंसर सही होना चाहिए पश्चिमी भारत, वेस्टर्न इंडिया। पश्चिमी भारत में कौन कौन सा आ जाएगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। दक्षिणी भारत तो दक्षिण में तो नहीं होगा उतना ज्यादा। देखिए यदि आप देखेंगे हमारे भारत का मैप, है ना, तो ये जो गुजरात वाला रीजन है, ये वाला, है ना। दक्षिण पश्चिम बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है ये वाला रीजन, है ना। इसको हम दक्षिण तो बोल नहीं सकते, पश्चिम ही बोलेंगे ना, या फिर दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। वैसे पश्चिम बोलना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र प्लेट्यू आ गया, मालवा प्लेट्यू आ गया, काठियावाड़ रीजन आ गया। तो मेरे हिसाब से पश्चिमी भारत बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। इसका आंसर सही हो क्या होगा? पश्चिमी भारत, दक्षिण नहीं होगा। दक्षिण तो ये पूरा भारत को बोलते हैं हम, ये वाला। और खासतौर पर ये तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये राज्य मुख्यतः आप देखेंगे दक्षिण भारत के अंतर्गत आते हैं। वैसे तो ये पूरा दक्षिण भारत ही है, लेकिन यदि ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका पश्चिम भारत आंसर होना चाहिए ऑथेंटिक रूप से, ठीक है। पर ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में सिर्फ पश्चिम है या दक्षिण है। तो अकॉर्डिंग टू मी यही आंसर इसका सही होना चाहिए, ठीक है। एक बार आप सर्च करके देख लेना, और क्योंकि सेम क्वेश्चन आप गूगल में भी टाइप करेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन एज इट इज मिल जाते हैं गूगल में, तो आप देख लेना। बाकी मेरे हिसाब से पश्चिम इसका सही रहेगा, है ना। जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है वहां पर ही इस प्रकार की ये देखने को मिलती है, ठीक है। ठीक है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसलें हैं? बताओ निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नगदी हैं? नगदी या फिर व्यापारिक आप बोल सकते हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ब्लैक सॉइल वाला जो रीजन है, वही 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 बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसी फसलें जो व्यापारिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं, है ना, उनको व्यापारिक फसलें और नगदी फसलें बोलते हैं। तो कपास, गन्ना और केला जो है ये व्यापारिक फसलें हैं। बाकी यहाँ पर आप देखें चावल है, ये नहीं होंगी, है ना, ये सब नहीं होंगी, कोई भी नहीं होंगी, ठीक है। चलिए, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि है ना। गन्ने का प्रोडक्शन सर्वाधिक भूमि में कहाँ किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है एमपीपीएससी में, ये आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। हर टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पर मिलेंगे, है ना। पीसीएस के क्वेश्चन भी हैं, एसएससी के क्वेश्चन भी हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक अंदाजा लगना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गन्ने की खेती की जाती है, और गन्ने के प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम नंबर आता है। इसके अलावा कुल खाद्यान्न में इसका पहले नंबर आता है, गेहूं में आता है, आलू में आता है, इन सभी फसलों में इसका प्रथम नंबर आता है, ठीक है। चलिए, तो ये 18 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करा दिए हैं। बाकी आपको टेस्ट में मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन पे, तो वहां से आप टेस्ट लगा लेना एक बार इसका, ठीक है। बाकी मैंने जो आपको बताया है, मैक्सिमम जो बच्चों टॉपिक हैं आपको टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। इससे आपको पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है, हमारी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा जो भी नए बच्चे एनरोल होते जा रहे हैं, क्योंकि जो नए बच्चे आते हैं उनको ऐसा लगता है कि सिलेबस काफी ज्यादा हो गया, ठीक है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं, क्लासेस अभी लाइव चलेंगी, ठीक है। क्योंकि अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत बड़ा अभी लगभग 2 से 3 महीने क्लास और चलेंगी ज्योग्राफी की, है ना। तो जैसे इंडियन ज्योग्राफी का एक मैक्सिमम पार्ट कवर हो गया है, तो आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करें, जो भी नए बच्चे हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट आता है तो लाइव क्लास में आकर के बिल्कुल आप बेझिझक पूछ सकते हैं। यहाँ पर हैंड रेस का फीचर भी है, और चैट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं ना। अब कल क्या पढ़ेंगे, अमरुद जी पूछ रहे हैं। तो कुछ टॉपिक बचे हैं हमारे, जैसे कि परिवहन, है ना। जैसे परिवहन वाला टॉपिक है, तो परिवहन में कुछ बेसिक चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा, जैसे कि रेलवे जोन वगैरह होते हैं, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा। कुछ सड़क परिवहन का टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा, है ना। तो एक दो ये छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, ये मैं पढ़ा दूंगा। बाकी जलवायु वाला एक बड़ा टॉपिक बचा है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये सब देख लेंगे हम, ठीक है। बाकी जो बचे होंगे, यदि कोई ऐसा टॉपिक होगा जो इंपॉर्टेंट होगा और छूटा होगा, तो वो हम बाद में भी उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? और बताओ कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो।
बाकी जितनी ज्योग्राफी हो गई उसको अभी ध्यान दे के पढ़ें। लगभग 30-35 लेक्चर तो हो गए होंगे हमारे, है ना, 35 लेक्चर के आसपास तो हो ही गए होंगे ज्योग्राफी के। बताओ, जो पीसीएस वाले बच्चे हैं वो आंसर राइटिंग करें, खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा सकते हैं और उससे आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए क्लास को खत्म करें। नहीं, मानसून अमरुद जी, मानसून हम ना क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में अभी नहीं पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको। तो क्लाइमेटोलॉजी के साथ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, उसके साथ ही हम मानसून वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? बताइए। कल मैं आपको एक काम करूंगा, परिवहन के रेलवे जोन वगैरह पढ़ा दूंगा, रेलवे और सड़क परिवहन का थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ा दूंगा, ठीक है। कल हम परिवहन पढ़ लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लेंगे इंडिया का। क्लियर है? ठीक है। हाँ, देख लेंगे, टेस्ट ले लेंगे। टेस्ट तो कभी भी ले लेंगे, और टेस्ट आप लोग लगातार देते जाइए, है ना। ऑलरेडी हमारी यूट्यूब पर भी बहुत सारी सीरीज चल रही हैं, तो आप वहां से भी टेस्ट लगा सकते हैं। बाकी टेस्ट तो कभी भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, ले लेंगे, टेस्ट भी कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं, तब तक बढ़िया अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।